आज भोपाल दौरे पर पीएम मोदी, पीएम संयुक्त कमांडर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। मध्य प्रदेश की पहली वंदे भारत ट्रेन को दिखाएंगे हरी झंडी। $15,920 करोड़ रुपए के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंचा रक्षा निर्यात। पीएम मोदी ने ट्वीट कर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को दी बधाई। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री केस में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। पिटिशनर्स ने डॉक्यूमेंट्री पर रोक को बताया था संविधान के खिलाफ। अदालत ने सरकार से मांगा जवाब। राहुल के खिलाफ महाराष्ट्र में मानहानि केस पर सुनवाई। महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ होने का आरोप लगाया था। पटियाला जेल से नवजोत सिंह सिद्धू आज जेल से होंगे रिहा। मीडिया से बातचीत करेंगे सिद्धू को मिली थी 1 साल की सजा। कॉमर्शियल सिलेंडर 92 रुपए सस्ता। ऐसे आज से 13 बड़े बदलाव। सोना महंगा होगा लेकिन स्मॉल सेविंग्स स्कीम पर अब ज्यादा ब्याज। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, लाइव न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और मेरठ से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर यूपी के नए डीजीपी का मेरठ से है पुराना नेता। आपको बता दें कि 1992 में मेरठ में 3 बार तैनात रहे हैं। डीजीपी आरके विश्वकर्मा डीआईजी एसपी देहात एसपी सिटी के पद पर भी तैनात रहे। कार्यवाहक डीजीपी 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी है डॉक्टर आरके वर्मा। आरके विश्वकर्मा के डीजीपी बनने पर व्यापारियों ने किया हर्ष व्यक्त। मेरठ से है नए डीजीपी का पुराना नाता। डीआईजी एसपी देहात एसपी सिटी के पद पर तैनात रहे हैं आरके विश्वकर्मा। 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। अशरफ की प्रयागराज में पेशी के मामले में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, अभी तक जेल से नहीं निकाला गया है अशरफ। आपको बता दें कि जेल परिसर में अशरफ की पत्नी और बहनें, वकील मौजूद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या प्रयागराज ले जाकर हो सकती है पेशी। उमेश पाल हत्याकांड में रिमांड के लिए होनी है पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी। अभी तक जेल से नहीं निकाला गया है अशरफ।
जेल में बहनें मौजूद, वकील मौजूद है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए या प्रयागराज ले जाकर हो सकती है अशरफ की पेशी। उमेश पाल हत्याकांड में रिमांड के लिए होनी है पेशी। अभी तक जेल से नहीं निकाला गया है अशरफ। उमेश पाल हत्याकांड में रिमांड के लिए होनी है पेशी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो सकती है पेशी। अभी तक जेल से नहीं निकाला गया है अशरफ। उधर कौन है? शानू म्यूट करो। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता शानू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शानू, क्या कुछ जानकारी है? अशरफ की आज पेशी होनी है, ये भी जानकारी है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हो सकती है या प्रयागराज लाया जा सकता है। फिलहाल ताजा अपडेट अभी तक क्या मिल पा रहे हैं? और देखिए ऐसी निश्चित तौर पे बताना चाहूंगा, कल देर शाम से ही बड़ी बरेली में हलचल तेज है जिला जेल पर। और अब की बात की जाए, कल की बात की जाए तो कल पहले प्रयागराज पुलिस पहुंच चुकी थी और प्रयागराज से वकील भी पहुंचे थे और बरेली के लोकल वकील भी पहुंचे थे। लेकिन आज की बात की जाए तो आज जिस तरीके से शासित सूत्रों से जानकारी मिली कि सुबह 7 बजे करीब जो है अशरफ को बरेली जिला जेल से जो है प्रयागराज के लिए ले जाया जाएगा। और इसी वजह से जो है अशरफ की पत्नी और अशरफ की दोनों बहनें और अशरफ के परिवार वाले और अशरफ के जो प्रयागराज के वकील हैं वो सभी लोग सुबह तड़के से ही जिला जेल में मौजूद थे। और बरेली के तमाम मीडिया कर्मी भी वहां पर मौजूद थे कि इसी हलचल को देखने के लिए कि आखिर किसने वजह यहां से निकाला जाएगा। लेकिन 7 बजे का समय था, 7 बजे की जिस तरीके जानकारी मिली थी, लेकिन अब 11 बजने पर आ गया है। लेकिन अभी तक अशरफ को नहीं निकाला गया। अंदर की बात की जाए तो अंदर से के लिए हाईकोर्ट ने मना किया था, लेकिन जो बरेली जो पुलिस है यूपी की प्रयागराज की पुलिस है वो ले जाने को उतारू थी। लेकिन जो V2 वारंट है उसमें कोई डेट निश्चित नहीं होती है कि आखिर किस डेट पर जो है इनको पेश करना ही करना है। लेकिन जो उमेश पाल हत्याकांड है उसमें कहीं ना कहीं जो अशरफ के तार मिलते हुए नजर आए थे। बरेली से कई लोगों को पहले उठाया भी गया था, इसी के लिए रिमांड के लिए जो है प्रयागराज की कोर्ट में पेशी करानी थी और उसी के आधार पे जो है रिमांड पे अशरफ को लिया जाता और पूछताछ आगे की जाती है। लेकिन फिलहाल ताजा अपडेट की बात की जाए यशी तो निश्चित तौर पे अभी तक अशरफ को नहीं निकाला गया है। और अशरफ के जो परिजन थे, उसकी बहनें थी और उसकी पत्नी थी फातिमा, वो वहां से जिला जेल की तरफ से कहीं और के लिए निकल गए हैं। लेकिन अशरफ की पत्नी फातिमा ने यशी बहुत बड़े आरोप लगाए हैं यूपी पुलिस पर कि जो है हमारे अशरफ को जान का खतरा है। और उन्होंने साफ तौर पर से सरकार से और शासन से मांग की है कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच की जाए। तो तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का खेल जारी है। लेकिन इससे पहले की बात की जाए, जब प्रयागराज में अशरफ की पेशी हुई थी, माफिया अतीक की पेशी हुई थी कि आखिर जो उमेश पाल अपहरण कांड में किस किस का हाथ था। लेकिन अतीक अहमद को तो जरूर उम्र कैद हो गई, लेकिन अशरफ को दोष मुक्त किया गया था। लेकिन जब बरेली जिला जेल पहुंचा था अशरफ, तो उसने साफ तौर पर से एक बड़े आला अधिकारी का नाम नहीं लिया था, लेकिन उसने कहा था एक प्रयागराज में बड़े आला अधिकारी ने मुझको चुनौती दी है और उसमें धमकी दी है कि आखिर 2 हफ्ते के अंदर बरेली जिला जेल से निकाला जाएगा और उसके बाद उसको निपटा दिया जाएगा। तो तमाम तरीके का आरोप अशरफ की पत्नी और अशरफ खुद लगा रहे हैं। लेकिन बड़ी बात है कि आखिर कल से सुगबुगाहट बरेली में तेज है और अभी तक जिला जेल से बरेली से नहीं निकाला गया। यशी बिल्कुल, जिस तरीके से सुरक्षा को लेकर तमाम चीजें कही जा रही थी और यहाँ पर अभी तक अगर पेशी के लिए नहीं ले जाया गया है, तो क्या शानू ले जाया जाएगा या फिर यहीं पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही पेशी हो जाएगी? इसको लेकर अभी किसी तरीके का कोई कंफर्मेशन आया है क्या? किसी तरीके की कोई जानकारी अभी तक मिली है? देखिए, इसी कंफर्मेशन की बात की जाए तो किसी प्रकार का कंफर्मेशन ना ही यूपी पुलिस की तरफ से मिल रहा है, ना ही बरेली पुलिस की तरफ से मिल रहा है और कोई भी ऑथेंटिक रूप से किसी भी प्रकार का कोई वर्जन नहीं सामने आया है। लेकिन
जो वकीलों की बात की, जो अशरफ के वकील थे वो बरेली जिला जेल पहुंचे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि अभी हम अंदर जाने के लिए उन्होंने प्रयास किया था, लेकिन जिला जेल के प्रशासन ने उनको मिलने नहीं दिया गया। लेकिन जो वकील है उनका कहीं ना कहीं कहना है कि अभी तक अगर नहीं निकाला गया है तो जाहिर सी बात है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उनकी पेशी हो सकती है, क्योंकि अशरफ ने पहले ही उमेश पाल अपहरण कांड के मामले की सुनवाई से पहले भी उसने एक अर्जी लगाई थी कि जो हमारी सुनवाई है, हमारी पेशी है या फिर हमारी तारीख है, उसको जो है ऑनलाइन माध्यम से किया जाए। और हाई कोर्ट में भी उसने इस चीज की अर्जी लगाई थी कि सारी की सारी जो व्यवस्था है सबको ऑनलाइन माध्यम से किया जाए, क्योंकि मेरे को मेरी जान का खतरा है। तो हो सकता है कि अभी तक अगर नहीं निकाला गया है जिला जेल से तो हो सकता है करीब आधे से 1 घंटे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो जाए, क्योंकि कोर्ट का वक्त है तो कोर्ट के वक्त के दौरान ही पेशी होना संभव है। लेकिन कल की बात की जाए तो कल तो जाहिर सी बात है रविवार है, तो कोई भी मतलब नहीं बनता पेशी का, इसलिए आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी हो सकती है। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि पेशी हो सकती है, लेकिन जो प्रयागराज ले जाने का जो हाव भाव थे वो कहीं ना कहीं अब धीमे होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन का जो पुख्ता इंतजाम थे, कल पुख्ता इंतजाम थे, वो कहीं ना कहीं धीमे होते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका शानू तमाम जानकारी देने के लिए। और बता दें आपको कि बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। जल्दी से ऐप खोलना है, एक स्क्रीनशॉट। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में पहुंचे हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक, भेंट कर उनका स्वागत करें। प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण श्री पार्थ सारथी सेन शर्मा जी से अनुरोध है कि माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय का पुष्प भेंट कर स्वागत करें। स्कूल का ज्ञान का विद्या का कार्यक्रम है, तो सबसे पहले प्रस्तुत है सरस्वती वंदना। और आपको पंजाब से खबर बता देते हैं। आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू की आज जो रिहाई है, उनको 1 साल की सजा सुनाई गई थी और आज नवजोत सिंह सिद्धू जेल से रिहा हो रहे हैं। भव्य स्वागत की तैयारी, समर्थक बांटेंगे लड्डू। रोड रेज केस में कुछ ही देर में नवजोत सिंह सिद्धू की रिहाई, 1 साल की सजा आपको बता दें कि नवजोत सिंह सिद्धू को हुई थी। भव्य स्वागत की तैयारी है, समर्थक लड्डू बांटेंगे। रोड रेज केस में 10 महीने से जेल में बंद हैं नवजोत सिंह सिद्धू।
भव्य स्वागत की तैयारियां। सस्ता हुआ 19 किलोग्राम कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर, दाम में 91 रुपए 50 पैसे की कमी, नए रेट आज से होंगे लागू। बता दें कि पिछले महीने ही 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं। दिल्ली में भी 19 किलो वाला कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 91 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में आपको बता दें कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कमर्शियल सिलेंडर जो है उसकी कीमत में करीब 91 रुपए सस्ता किया गया है। ऐसे आपको बता दें कि हालांकि अभी हाल ही में 350 रुपए बढ़ाए गए थे और अब 91 रुपए सस्ता हुआ है कॉमर्शियल सिलेंडर। घरेलू सिलेंडर्स के दामों में आपको बता दें कि कोई भी बदलाव नहीं किया गया है। कमर्शियल सिलेंडर के दामों में करीब 91 रुपए आपको बता दें कि सस्ता हुआ है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और इस खबर पर लोगों के क्या रिएक्शन है, इस पर भी हम आपको जानकारी देंगे। अलग अलग जगहों से हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम पंजाब ले चलते हैं, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। तलवंडी साबो दे एरिए च, मलोड़ दे एरिए च, भाई रूपा उधर एरिए च, तो मैं उस दिन क्या सीगा कि 10 दिनों के विच मैनूं गिरदावरी चाहिए। अफसरां नूं कहा तां विसाखी 14 दी है, मतलब 14 तरीक तक अज जी पहली होगी, 14 दिन रह गए। 2 हफ्तिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ एक ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦਾ करके पहले 15-15 हज़ार के चैक ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੁਰਦ ਕਰਾਂਗੇ। डीबीटी ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਊਗੀ। और ये ਅਸੀਂ कदे भी इस तरह की अनाउंसमेंट नहीं हैगी साडी कि ਅਸੀਂ अनाउंस करता होवे पहुंचा ना होवे। 1500 रुपया ਜਿਹੜੇ डायरैक्ट बिजाई वाले सी ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ पहुंच गया। 7275 रुपया मूंगी का ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੀ 6500 विकी, ਅਸੀਂ 775 ਆਪਦੇ ਪੱਲਿਓਂ ਪਾ ਕੇ ਉਹਦਾ 7275 पूरा किया। सो ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ही नहीं। पहले मैं बजट पुछदा कि हो सकता है ये जे 4 गल्लां कह के तुसीं 3 पूरियां करोगे तो कमी है, जे तुसीं 3 कह के 4 कर दोगे तो लोग ज़्यादा वो करते हैं कि घट्टो घट्ट कहते उही है जो ये कर सकते हैं। सो साडे सरकार दे विच ना तो कोई माफिया है, ना कोई रेत माफिया है, ना कोई बस माफिया है, ना कोई किसी किस्म का होर माफिया है। रेते का भी तुसीं देखियो कि हुण असीं पब्लिक दी माइनस खोलतियां, वो पहलां क्यों नहीं चलियां जी, हैगियां पहलां भी सी, पर वो विच ही उन्हां नूं दूजियां दे कमर्शियल दे नाल ही ला लैंदे सी। सो हर एक चीज़ जिहड़ी है लोकां दी हक सब तो वध लोकां दा। दरिया ने, दरिया कुदरत ने दिते ने ते उत्ते 3 करोड़ पंजाबियों का अधिकार है। दरिया किसी खास परिवार के थोड़ी ने, वो अपना कब्जा करके बह गए। सो इस करके इस बार का बजट भी जिहड़ा उहदे विच एजुकेशन का भी, उहदे च असीं हैल्थ का भी
और स्पोर्ट्स का भी खास तौर पर कोटे रखे ने ताकि असी सारे पासे ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਰ ਇਕੱਠੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਮੈਂਟਰੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ, ਨਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਛੱਡਣਾ ਸੀ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਤੇ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪਾਣੀ ਤਿਆਰ ਹੈ ਨਹਿਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਨਰਮੇ ਤੇ कपाह वास्ते फाजिलका वाला जो बेल्ट है ना, टेल कहते हैं जिन्होंने, फाजिलका बोर जलालाबाद ममदोट एरिया बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। उत्थे बरोड़ा भी उत्थे आया, गड़े भी पे ने। सो जो नरमा होने इस बार लेट बीजणगे, उन्होंने पहले 2 3 4 पानी जिहड़े ने वो नरमे नाल ही पूरे होणगे। और असी कल कैबिनेट दे विच कनाल जिहड़ा अपना नहरी एक्ट है ना 1857 का बनिया हुआ है, सेंटर ने उन्होंने रिपील कर लिया, असी भी उन्होंने हुण दोबारे बनावांगे। हुण जिहड़ा असी एक्ट बनावांगे नहरां दा ना, वो अगले 50 साल वास्ते चलूगा, क्योंकि बहुत सारे बरसाती नाले बंद हो गए, लोगों ने बाह ले। और अब आपको लखनऊ से खबर बता देते हैं, और इसी बीच आपको दिल्ली से खबर बता देते हैं। दिल्ली लखनऊ आपको बता दें कि एलपीजी के जो दाम है उन्हें कम किया गया है, जो कॉमर्शियल सिलेंडर हैं उन्हें सस्ता किया गया है। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, 91 रुपये 50 पैसे सस्ता हुआ कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर। हालांकि आपको बता दें कि घरेलू सिलेंडर के दामों में कोई कमी नहीं हुई है, कॉमर्शियल सिलेंडर जो है उनके दामों में कमी हुई है। पिछले महीने ही 350 रुपये की बढ़ोतरी हुई थी, और अब और गाजियाबाद से हमारे संवाददाता जयवीर मावी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जयवीर, गाजियाबाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पर किस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि 91 रुपए एलपीजी सिलेंडर हालांकि सस्ता हुआ है। बड़ी बात यह है कि पिछले महीने ही करीब 350 रुपए बढ़ाए गए थे और अब 91 रुपए कम कर दिए गए हैं। जनता का क्या रिएक्शन जो है वो फिलहाल देखने को मिल रहा है? देखिए, ऐसे आपको बता दें कि जिस तरह लगातार देश भर में महंगाई बढ़ रही है, चाहे डीजल की बात करें, पेट्रोल की बात करें, सीएनजी की बात करें या फिर घरेलू सिलेंडरों की बात करें, तो कहीं ना कहीं लगातार जो महंगाई है वो बढ़ रही थी। और ऐसे में जो कॉमर्शियल सिलेंडर, हालांकि कॉमर्शियल सिलेंडर केवल जो चाय की दुकान, होटल या फिर औद्योगिक क्षेत्रों में प्रयोग किए जाते हैं, जिन्हें औद्योगिक सिलेंडर भी कहा जा सकता है, तो कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट में हालांकि 91 रुपये 50 पैसे की जो कटौती आज से लागू की गई है, वो कहीं ना कहीं अभी लोगों को कम नजर आ रही है। लोगों का कहना है कि जो आम आवश्यकता की जो घरेलू चीजें हैं, चाहे घरेलू सिलेंडर हो या फिर अन्य चीजें हैं, उन पर भी सरकार को दाम घटाने चाहिए थे। कि लगातार जिस रेट बढ़ रहे थे, कॉमर्शियल सिलेंडर के रेट की भी बात करें तो पिछले ही महीने 350 रुपए की बढ़ोतरी कॉमर्शियल सिलेंडर में की गई थी। तो उसके हिसाब से देखें तो 350 रुपए बढ़ाकर 91 रुपए 50 पैसे कम कर देना कोई बड़ी कटौती नहीं कहा जा रहा। लेकिन अगर बात करें तो महंगाई से लोग परेशान है, चाहे सब्जियों की बात करें या तब सभी चीजों का प्रभाव इन चीजों से पड़ता है। हालांकि अब गैस के जो कॉमर्शियल सिलेंडर के जो दाम घटे, कहीं ना कहीं इससे कुछ कम जो प्रभाव है, कुछ लोगों पर, आम जनजीवन पर कुछ प्रभाव पड़ने की जो संभावना है। हालांकि जो रेट बढ़ चुके हैं बाजार में, उन चीजों के दाम कम होने की संभावनाएं अभी नजर नहीं आ रही है। जो एक बार जो उत्पाद के जो दाम इंडस्ट्री या कंपनियों ने या जो दुकानदारों ने बढ़ा दिए थे, उन पर कटौती नहीं की जाएगी तो आम जनता को अभी इस चीज से बहुत ज्यादा कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और आम लोगों की राय है कि जो सरकार को अगर रेट घटाने थे तो जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दाम में कटौती करनी चाहिए, तो जो जिससे कि जो आम लोग हैं उनकी जो रसोई है, जो उनका स्वाद बिगड़ा हुआ है, उस स्वाद उसमें कहीं तो प्रभाव हो और आम लोगों के जनजीवन पर जो प्रभाव पड़े या जो आम लोगों की जेब है उस पर कुछ कम भार पड़ पाए। तो कहीं ना कहीं अभी जिस तरह से जो कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम बढ़ाए हैं उससे लोगों में कोई बहुत ज्यादा उत्साह नहीं है। लेकिन लोगों की मांग है कि जो घरेलू गैस सिलेंडर है उसके दामों में कुछ कटौती करनी चाहिए थी, जिससे कि आम लोगों को राहत मिल सके। हालांकि अब देखना होगा कि नया बजट
अब 1 अप्रैल आज हो चुकी है, इसके बाद से जो तमाम चीजों की बात कर रहे हैं, जिस तरह जो महंगाई की बढ़ने की बात है, उस पर आम जनता को कितनी राहत मिल पाएगी। बिल्कुल, वापस आते हैं आपके पास। भरत शेट्टी लखनऊ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, लखनऊ में क्या रिएक्शन जो है वो लोगों को मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से कमर्शियल गैस सिलेंडर के जो रेट जो कम किए गए हैं लगभग 91 रुपए 50 पैसे, उससे कुछ ना कुछ राहत तो है, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि जो 1 अप्रैल से तमाम जो जरूरत चीजें हैं जैसे दवाइयां और तमाम चीजों के रेट जो इंक्रीज हो रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ेगा। दवाई के रेट लगभग 13% बढ़ गए हैं। इनका आम पब्लिक का कहना है कि घरेलू सिलेंडर कम होता, उसके रेट कम होते तो जरूर फायदा होता, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर में 91 रुपए इतना कुछ फर्क दिखता नहीं मिल रहा है। हमारे साथ कुछ लोग अभी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे, उनसे राय जानेंगे कि जिस तरीके से 91 रुपए कम हुए उसको कैसे देखते हैं। सर, जिस तरीके से 91 रुपए कम हुए हैं सिलेंडर में, उसको आप कैसे देखते हैं? सर देखिए, 91 रुपए कम ही है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा फायदा नहीं है। अब 350 रुपए बढ़ाए थे, उसमें से 91 रुपए कम हो गए, चलिए अच्छी बात है। लेकिन मेन जो है डोमेस्टिक जो घर की समस्या, उसमें भी रेट कम होने चाहिए गैस सिलेंडर में। और अभी इन्होंने दवाइयों के रेट बढ़ा दिए 13%। अब 4-5 हज़ार रुपए की दवाई मैं महीने की लेता हूँ अपनी, उसमें 13% बढ़ा दिए हैं। बताइए, जिस तरह से बढ़ोतरी करते हैं और जब कमी करते हैं तो बहुत ही नॉमिनल करते हैं। अब 350 रुपए बढ़ा के 91 रुपए कम कर दिए, फायदा हुआ है, लेकिन उतना थोड़ी हुआ है। अब डोमेस्टिक में अगर कम करें तो हाँ, ये है कि जाहिर सी बात है कि फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा इस तरह से कम करेंगे। निश्चित तौर पर डोमेस्टिक पे अगर सिलेंडर रेट कुछ कम होते हैं तो फर्क पड़ेगा। और दवाइयों की बात जिस तरीके से हम कर रहे हैं तो उस तरह से आम जनता भी कर रही है कि 13% दवाइयों के जो रेट इंक्रीज हुए हैं, जो ट्रांजैक्शन को लेकर यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात आ रही है, उसमें भी अब जो चार्ज है वो कटेगा। कहीं ना कहीं आम जनता का कहना है कि कुछ ना कुछ सरकार को और सोचना चाहिए जिससे आम जनता को रियायत मिल सके। जी बिल्कुल भरत, वापस आएंगे आपके पास। हमारे साथ प्रवेश भी दिल्ली से जुड़े हुए हैं। प्रवेश, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है? कॉमर्शियल सिलेंडर के दामों में कमी की गई है और लगातार देखिए घरेलू सिलेंडर में ज्यादा फर्क पड़ता है क्योंकि उससे आम गृहिणियां जुड़ी हुई हैं, या बजट की बात करें तो वो जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में इसका सस्ता होना कितना लोगों को फायदा नुकसान समझ आ रहा है? जी बिल्कुल, मैं बता दूं आपको कि देश में बढ़ती महंगाई से थोड़ी सी राहत मिली है, लेकिन वो कमर्शियल सिलेंडर पर मिली है। 91 रुपए की जो छूट मिली है उसको लेकर सिर्फ बात की जाए तो व्यावसायिक जो लोग हैं जो इसका इस्तेमाल करते हैं उन्हीं लोगों को फायदा पहुंचा है। लेकिन बात अगर करें कि घरेलू सिलेंडर की, जिसकी उम्मीद आम जनता अक्सर करती है और आम जनता चाहती भी है कि घरेलू सिलेंडर का रेट कम हो, उसमें कोई भी कमी नहीं आई है। ये एक अपने आप में बड़ा सवाल है। मेरे साथ भी कुछ लोग यहाँ पर मौजूद है और वो ये अपनी बात को रखना चाहते हैं। जी, क्या अभी घरेलू सिलेंडर जो है उसमें इजाफा कम नहीं हुआ है, लेकिन घरेलू व्यावसायिक में हो गया, क्या कहेंगे? मैं तो ये कहूंगा कि घरेलू अगर सिलेंडर में फायदा मिलेगी तो हम लोगों को फायदा है, आपके कमर्शियल में हमें उससे क्या फायदा है? लेकिन कंपनी का कहना है या मानना है कि अगर घरेलू सिलेंडर सस्ता नहीं होता है कमर्शियल। प्रवेश, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही, अपनी बात को कंप्लीट करिए प्रवेश। हाँ जी। हमारे साथ एक बुजुर्ग भी हैं, बुजुर्ग हैं, आप घर चलाते थे, परिवार चलाते हैं, आज भी देख रहे होंगे कमर्शियल सिलेंडर सस्ता हुआ है, क्या कहेंगे? घरेलू सिलेंडर पर कोई रियायत नहीं मिली है। घरेलू सिलेंडर ही सस्ता होना चाहिए, कमर्शियल से हमें क्या लेना? ये तो ऊपर पैसे वालों के लिए है, होटल में वहाँ ज्यादा सप्लाई होती है। लेकिन मानना ये है कि कमर्शियल सस्ता होता है तो महंगाई भी सस्ती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता जी। 420 का सिलेंडर मिलता था घरेलू और सब्सिडी मिलती है, खत्म कर दी। आज 1150 रुपए का है, बताइए आप। और मैं सरकारी टायर हूँ। तो देखिए, लोगों का साफ साफ ये कहना है कि अगर रियायत देनी थी तो घरेलू सिलेंडर पर देनी थी, कमर्शियल सिलेंडर से रियायत देने से उनको कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और भरत, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे और अपडेट लेंगे हम। और बता दें कि पिछले महीने ही 350 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और अब सीधे 91 रुपए 50 पैसे सस्ता हुआ है। हालांकि आम जनता का यही कहना है कि घरेलू सिलेंडर्स के दामों में कहीं ना कहीं कटौती करनी चाहिए थी। लखनऊ से खबर आपको बता देते, जहां पर मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर नोटिस। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र यूपी सरकार को नोटिस दिया है। मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर जवाब तलब किया गया है। सरकारी मदरसों में मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे
हाईकोर्ट ने सवाल पूछा है। हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से 6 हफ्ते में मांगा है जवाब कि सरकारी मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा कैसे मिल रही है। हाईकोर्ट ने मांगा है जवाब, 6 हफ्ते का दिया है समय। कोर्ट ने मांगा है जवाब। मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर जवाब तलब किया है। सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे, हाईकोर्ट की तरफ से ये सवाल उठाए गए हैं। हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार से 6 हफ्ते में मांगा है जवाब। मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर नोटिस। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता भरत शेट्टी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भरत, क्या कुछ जानकारी है? हाईकोर्ट ने सवाल किया है कि आखिर धर्म विशेष की शिक्षा कैसे दी जा सकती है सरकारी मदरसों में? बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मदरसों में धर्म विशेष की शिक्षा दिए जाने पर केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकारी मदद से चलने वाले जितने मदरसे हैं उनमें धार्मिक शिक्षा कैसे प्रदान की जा सकती है। अगर सरकारी मदद से लेने वाले जो मदरसे हैं उनमें धार्मिक जो शिक्षा है वो जो दी जा रही है तो वो क्या संविधान अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन नहीं कर रहे हैं? सरकार से जवाब तलब किया गया है, यूपी सरकार से और केंद्र सरकार से। हाई कोर्ट ने 6 हफ्ते का वक्त मांगा है, जवाब तलब करने के लिए वक्त दिया है। कोर्ट ने यूपी सरकार को और केंद्र को कि 6 हफ्ते में अपना वो जवाब तलब करें। अल्पसंख्यक विभाग के मामले में सचिव यूपी सरकार के जो हैं उनसे भी दाखिल करने के लिए जवाब को कहा गया है। फिलहाल ये आदेश जस्टिस दिनेश कुमार सिंह ने दिया है, जो जौनपुर में शिक्षक थे मदरसे के एजाज अहमद, उनकी याचिका की सुनवाई करते हुए ये उन्होंने ये आदेश दिया है और जवाब तलब किया। फिलहाल अब 6 हफ्ते का समय है। 6 हफ्ते में यूपी गवर्नमेंट को और केंद्र को जवाब देना है हाईकोर्ट में कि उनका अब देखना ये होगा कि उनकी तरफ से क्या जवाब जाता है, क्या 6 हफ्ते में जवाब देके यूपी हाईकोर्ट में वो इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश करते हैं। फिलहाल अब मदरसों में धार्मिक शिक्षा दिए जाने पर सरकार ने भी जो जवाब तलब करके केंद्र और यूपी सरकार से जवाब तलब कर ही लिया है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए भरत। और आपको बता दें कि अब जो सरकार के मदद से मदरसे चल रहे हैं उनको लेकर जवाब तलब किया है हाईकोर्ट ने कि आखिर सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे मिल रही है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और सीधे लखनऊ ले चलते हैं आपको, जहां पर स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। आज उसके परिणाम हर एक क्षेत्र में देखने को मिल रहे हैं। स्कूल चलो अभियान, इस अभियान का शुभारंभ हम लोगों ने 1 जुलाई 2017 में प्रारंभ किया था। उस वर्ष जुलाई में इसलिए ये कार्यक्रम प्रारंभ किया क्योंकि सरकार ही 19 मार्च को बनी थी और मार्च के बाद फिर इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाते बढ़ाते जुलाई 17 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान के कार्यक्रम को कुकरेल में प्रारंभ किया था। एक सफल कार्यक्रम रहा। आप याद करिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014 में आने के साथ ही स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट था, खासतौर पर 5वीं और 8वीं क्लास पास होने के बाद बच्चे स्कूल छोड़ देते थे, खासतौर पर बालिकाओं की संख्या इसमें ज्यादा थी। इसी के लिए उस समय एक स्लोगन दिया था, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का। इसमें भी आप देख रहे होंगे दोनों विभाग साथ काम कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग भी और शिक्षा विभाग भी। एक साथ ये कार्यक्रम एक साथ चले थे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किन्हीं कारणों से उन्हें लागू करने में देर हुई। जुलाई 2017 में हम लोगों ने स्कूल चलो अभियान आगे प्रारंभ किया था और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लोगों ने प्रयास प्रारंभ किया कि कोई भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रह जाए।
इसके लिए जो हमारे शिक्षक गण हैं उनकी मदद लेकर के, चुने गए जनप्रतिनिधियों की मदद लेकर के, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग से जुड़े हुए अन्य कार्मिकों की मदद लेकर के बृहद पैमाने पे कार्यक्रम चला है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि जो संख्या जुलाई 17 में हमारे सामने केवल 1,34,00,000 की थी, आज वो बढ़कर के 1,92,00,000 के आसपास से 1,92,00,000, यानी ये संख्या जो बढ़ी है, ये बढ़ी हुई संख्या इस बात को प्रदर्शित करती है कि प्रदेश के अंदर एक कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़ा। आज हमारे सामने जब हमारे विधायक गण आते हैं, जनप्रतिनिधि गण आते हैं, तो वह अपने विधानसभा क्षेत्र में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से हुए परिवर्तन के बारे में चर्चा जरूर करते हैं। ड्रॉप आउट रेट का कारण क्या था? विद्यालय के भवन जर्जर थे, फर्श अच्छा नहीं था, विद्यालय में के भवन के ऊपर बड़े बड़े पेड़ जमे हुए थे, बालक और बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट नहीं थे, पेयजल की सुविधा नहीं थी, यानी ये बुनियादी चीजें थी। लाइब्रेरी और स्मार्ट क्लास की बात तो बहुत दूर थी। आधे से अधिक बालिकाएं ऐसी थीं जो नंगे पैर स्कूल आती थी। बालकों में भी यह संख्या 40% के आसपास ऐसा था जो नंगे पैर स्कूल आते थे। यूनिफॉर्म बहुत अच्छी क्वालिटी की नहीं थी, जो एक यूनिफॉर्म मिलती भी थी तो वह सत्र समाप्त होने के बाद आ पाती थी। और उस समय मैंने इस बात को महसूस किया कि जिन बच्चों के प्रति हम लोग इतने लापरवाह हैं, यह केवल एक मासूम बच्चा नहीं है, वह हम अपने भविष्य के प्रति लापरवाह हैं। ये केवल प्रदेश का भविष्य नहीं बल्कि देश के भविष्य के प्रति हम इस प्रकार की लापरवाही अपना रहे हैं। और इसीलिए उस समय हमारी सरकार ने तय किया कि हर बच्चे को 2 यूनिफॉर्म मिलेंगे, बैग मिलेगा, बुक्स मिलेगा, जूते मोजे भी देंगे। और ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत सभी जनप्रतिनिधिगण, शिक्षा विभाग के अधिकारीगण, प्रशासनिक अधिकारियों ने, पुलिस अधिकारियों ने, पूर्व छात्रों ने मिलकर के एक एक विद्यालय को गोद लिया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि कुल 1,56,000 विद्यालयों में से 1,36,000 को ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत अब तक हम बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ स्मार्ट क्लास और अन्य सुविधाओं से आच्छादित कर चुके हैं। जो शेष 20,000 इस विद्यालय बचे हैं, उन्हें इस सत्र में हम लोग कुछ को गोद लेकर के, कुछ को राज्य के बजट से, कुछ को ग्राम प्रधान निधि से इन कार्यक्रमों से जोड़ने का कार्य हो रहा है। आप अनुमान कर सकते हैं तो पाठ्यक्रम में भी काफी बदलाव आया है। एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद अपना रहा है। मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से शिक्षकों की उपस्थिति के साथ साथ शिक्षा विभाग के अधिकारियों की उपस्थिति उसके साथ दर्ज हो रही है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत बच्चों के प्रत्येक विद्यालय को, प्रत्येक ब्लॉक विकास खंड को, प्रत्येक जनपद को निपुण विद्यालय, निपुण जनपद, निपुण ब्लॉक घोषित करने का एक प्रतिस्पर्धा, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा प्रारंभ हुई है। और शिक्षा के क्षेत्र में जब हम क्वालिटी देने की स्थिति में पहुंच चुके हैं, उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आज तमाम कार्यक्रमों को यहां पर लॉन्च भी किया गया है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता, यहां पे निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों का वितरण तो
5 बच्चों को हमने किया ही, साथ साथ यहां पर विद्या प्रवेश पर आधारित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर एवं शिक्षक मैनुअल का भी यहां पर विमोचन अभी मंच के माध्यम से हुआ है। बालिकाओं को मिशन शक्ति के अंतर्गत रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण मॉड्यूल के विमोचन के साथ साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी उद्घाटन का कार्यक्रम यहां पर संपन्न हुआ है। निपुण भारत अभियान के अंतर्गत छात्र छात्राओं को रिपोर्ट कार्ड भी यहां पर वितरण के ढेर सारे कार्यक्रम एक साथ यहां पर आयोजित हुए हैं। ये कार्यक्रम बताते हैं हम एक सकारात्मक दिशा में आगे बढ़े हैं और बेसिक शिक्षा परिषद और शिक्षा क्षेत्र में जो परिवर्तन हुए हैं, आप अनुमान करिए कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा में ही हम लोगों ने 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती की, उनकी नियुक्ति दी, उन्हें फिर से शासकीय तैनाती दी। यानी 1,60,000 स्कूल ये बताते थे कि 1,60,000 शिक्षकों की तैनाती इस बात को प्रदर्शित करती है कि यहां पे इतने शिक्षक थे ही नहीं और इनको वहां पर नियुक्ति पत्र देने के साथ जो कार्यक्रम आज आगे बढ़े हैं उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। और आज इसीलिए स्कूल चलो अभियान जब प्रारंभ हो रहा है, अगले 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। इसमें हमारा दायित्व बनता है कि हर शिक्षक, हर प्रधानाचार्य, जिस ग्राम पंचायत में स्कूल है या जिस वार्ड में स्कूल है, वहां के सभी मानदंडों के साथ, ग्राम पंचायत है तो ग्राम पंचायत ग्राम प्रधान के साथ साथ उनकी पूरी पंचायत के साथ में बैठक करें, उनका सहयोग भी लें, अभिभावकों की भी बैठक लें। अच्छा होगा किसी दिन घर घर जाकर के एक एक घर की आप लोग स्क्रीनिंग करें, एक स्टडी भी करें ग्राम पंचायत की, किस ग्राम पंचायत में कितने घर हैं, इस ग्राम पंचायत में किस किस सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में निवास करने वाले लोग हैं। फिर उनका एक डाटाबेस तैयार करिए और उस परिवार में कितने लोग हैं जो स्कूल पढ़ने वाले लोग हैं। विद्यालय के पास ये रिपोर्ट कार्ड अपना होना चाहिए अपनी ग्राम पंचायत का, और हो सके तो बेसिक शिक्षा परिषद इसका एक पोर्टल तैयार करें और प्रत्येक विद्यालय से ले कि अपने अपने गांव पंचायत में उन्होंने कितना वो रखा है, कितना डाटाबेस उन्होंने तैयार करके रखा हुआ है, क्योंकि यह आपके लिए तो महत्वपूर्ण होगा ही, एक शिक्षक के लिए भी अपने जिस परिवेश में वो कार्य कर रहा है वहां के सामाजिक, वहां की आर्थिक स्थितियों को अध्ययन करने का एक माध्यम मिलेगा, एक केस स्टडी होगी उसकी उस स्थानीय स्तर पर। और फिर उससे आप तय करेंगे कितने बच्चे स्कूल जा रहे हैं, कितने बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं। जो स्कूल जाने से वंचित हैं, किन कारणों से वंचित हैं? जब उनकी फीस नहीं लग रही है, यूनिफॉर्म फ्री मिल रही है, अब तो हम 1200 रुपए हर बच्चे को डीबीटी के माध्यम से दे रहे हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि उसी समय आधार ऑथेंटिकेशन की कार्रवाई भी हम प्रारंभ करवाएं। पूरे प्रदेश के अंदर सभी जिलाधिकारीगण इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि एक एक नोडल अधिकारी तैयार करें और बेसिक शिक्षा अधिकारी जो ये बीएसए हैं उनके साथ मिलकर के हर विकास खंड का, हर ग्राम पंचायत का एक तैयार करते हुए इस बात को सुनिश्चित करें कि अलग से कोई व्यवस्था नहीं, बल्कि उसी के साथ इस 1 महीने के कार्यक्रम के साथ, जिससे 1 महीने के कार्यक्रम के बाद डीबीटी के माध्यम से जो धनराशि इन बच्चों के अभिभावक के अकाउंट में जाना है, वह तत्काल हम अगले 1 महीने 2 महीने के अंदर इस पैसे को उन परिवारों के, उन अभिभावकों के खाते में भेज सके, जिससे समय पे यूनिफॉर्म मिल सके बच्चों को, समय पे वे बैग खरीद सकें, समय पे जूते मोजे का खरीद कर सकें, और फिर जाड़ा आने के पहले उन बच्चों के लिए स्वेटर की व्यवस्था भी कर सके। समय से ये सारे कार्यक्रम आगे बढ़ने चाहिए, समयबद्ध तरीके से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। हम खेल कूद की प्रतिस्पर्धा भी कराते हैं। हमारा प्रयास होना चाहिए कि कार्यक्रम हमें बाद में फिर नवंबर दिसंबर के दौरान छुट्टियों के आसपास इन कार्यक्रमों को हम कराएं।
स्कूली स्तर पर सरकार ने इसलिए तय किया है कि हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान होगा, और खेल के मैदान के लिए हमने जो स्थल तय किया है वो स्कूल के आसपास की जो भूमि होगी उसी को आरक्षित करके आवश्यकता पड़ती है तो हमने राजस्व विभाग से भी कहा है, जनपदों से भी कहा है कि उसके आसपास अगर आवश्यकता पड़ती है तो इंटरचेंज करके विद्यालय के नजदीक की भूमि को हम खेल के मैदान के रूप में, ओपन जिम के रूप में वहां पर यह व्यवस्था दें। और यह कार्यक्रम युद्ध स्तर पर प्रदेश भर में प्रारंभ हुआ है। बच्चों को खेलने कूदने के लिए सड़कों पर न जाना पड़े, बल्कि स्कूल का अपना खेल का मैदान हो। जिस समय स्कूल चलेगा उस समय बच्चे उसका उपयोग करेंगे, और शेष क्योंकि ग्राम प्रधान निधि का भी उपयोग उसमें होना है। जब विद्यालय बंद हो उस दौरान ग्राम पंचायत उसका उपयोग करे, गांव के बच्चे उसका उपयोग करें, सभी बच्चे खेले कूदें, अपने सार्वजनिक कार्यक्रमों को भी इस मैदान में करें और उसको मेंटेन करने का कार्य भी करेंगे। तो एक बड़ा अभियान पूरे प्रदेश भर में आगे बढ़ सकता है, और न केवल अच्छा पठन पाठन का माहौल विद्यालयों में बनेगा, बल्कि शारीरिक और मानसिक रूप से भी ये बच्चे स्वस्थ होंगे। और यह कार्यक्रम राज्य स्तर पर प्रारंभ हो रहा है, इसलिए अगला एक माह आपकी देश से बेसिक शिक्षा परिषद के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसमें केवल बेसिक शिक्षा परिषद के जो सरकारी स्कूल हैं उन्हीं को नहीं जोड़ना है। हमारा प्रयास होना चाहिए बेसिक शिक्षा परिषद के शासकीय विद्यालयों के साथ साथ शासकीय प्राप्त और शासकीय यानी शासकीय सहायता प्राप्त निजी प्रबंध तंत्र के द्वारा संचालित और निजी प्रबंधन के द्वारा संचालित विद्यालयों को भी जोड़ना चाहिए। हमारा प्रयास होना चाहिए एक भी बच्चा स्कूल जाने से वंचित न रहने पाए, उसे स्कूल लाना है, उसके अभिभावक को तैयार करना है, और जिससे हम प्रदेश के अंदर साक्षरता की प्रतिशत को आने वाले समय में 100% कर सकें। यह 100% साक्षरता उत्तर प्रदेश की एक बड़ी पूंजी होगी। आने वाले समय में इस अभियान को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। कोई व्यक्ति अंगूठा क्यों टेकेगा? अपना हस्ताक्षर करे। कोई अपने घर आने वाले किसी पत्र को, किसी कागज को किसी दूसरे से क्यों पढ़ाएं? वह स्वयं पढ़ने की आदत डालें, उसको सीखें, उसको सिखाया जाए, उस योग्य से बनाया जाए। इस शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी है, और उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए अगर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकें बहुत बड़ा कार्य होगा। और आज उसी कार्यक्रम का शुभारंभ स्कूल चलो अभियान के माध्यम से यहां प्रारंभ हो रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि आज इन सभी बच्चों के साथ यहां पर संवाद करने का एक अवसर मुझे इस अवसर पर प्राप्त हुआ है। और इसी कार्यक्रम की दूसरी कड़ी है संचारी रोग नियंत्रण का कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश 9 क्लाइमेटिक जोन का प्रदेश है। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग बीमारी भी आती है। अगर आप देखेंगे कुशीनगर, गोरखपुर से लेकर के और नेपाल की तराई से लेकर सहारनपुर तक के क्षेत्र में मस्तिष्क ज्वर का कहर कभी इस क्षेत्र में हजारों बच्चों को हर वर्ष निगल देता था। 1 वर्ष से 15 वर्ष तक के बच्चे इसकी चपेट में आते थे। एक बड़ा भारी वहां पर लोगों के मन में भय और दहशत का माहौल पैदा होता था जुलाई से लेकर नवंबर दिसंबर तक। तो वाराणसी और उसके आसपास के क्षेत्र में हम देखते थे कालाजार फैलता था। बरेली और उसके आसपास के क्षेत्र में मलेरिया, बरेली, बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र में, लखनऊ, कानपुर से लेकर के मथुरा तक हमें डेंगू का कहर भी देखने को मिलता था। झांसी और बुंदेलखंड के क्षेत्र में चिकनगुनिया का कहर बरतता था। ये प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में बीमारी देखने को मिलती थी, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने विगत 6 वर्ष के अंदर जो कार्यक्रम चलाया, स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग बना। ओवरऑल मॉनिटरिंग स्वास्थ्य विभाग की रही, लेकिन साथ साथ ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग, नगर विकास विभाग, महिला और बाल विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, कृषि, इन सब ने मिलकर के इस कार्यक्रम में सहभागिता की।
क्योंकि इन सबकी सहभागिता थी। जैसे स्वच्छता के कार्यक्रम को नगरीय क्षेत्रों में नगर विकास विभाग ने और ग्रामीण क्षेत्र में पंचायती राज विभाग ने सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया। समय पे छिड़काव हो, फॉगिंग हो, एंटी लार्वा वहां पे स्प्रे हो, ये बड़े पैमाने पे प्रदेश भर में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया था। और आज से ठीक और लखनऊ से ये तस्वीरें आप देख रहे थे जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम में हिस्सा लिया। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि किस तरीके से यूपी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत अब लड़कियां जो है, बच्चियां जो है वो भी स्कूल जाने लगी हैं। साथ ही साथ कैसे शिक्षा को और सरल किया जा रहा है उसको लेकर भी यहाँ पर विस्तार से जानकारी देते नजर आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। लाइव न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।